हेलो ऑल, मैं डॉक्टर नीलिमा दास, प्रैक्टिसिंग पेन एंड पैलिएटिव केयर एट रायपुर। आज मैं बात करूंगी है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, बट डिटेल में मैं बात करूंगी तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबे होने वाले हैं। तो आज मैं हाफ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं हाफ बात करूंगी। आज मैं बात करूंगी ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, क्यों होता है एंड उसका रिस्क फैक्टर क्या है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि इसकी कॉजेज क्या है और उसका डायग्नोसिस कैसे करें एंड मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये एक मेडिकल टर्म है। ऑस्टियो का मतलब है बोन एंड पोरोसिस का मतलब है बोन में पोर फॉर्मेशन हो जाना, मतलब बोन में छेद बन जाना, आम भाषा में अगर बात करें तो ये एक सिस्टमिक डिजीज है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक बोन में मतलब कमजोर हो जाएगा तो बॉडी के दूसरे बोन में नहीं असर पड़ेगा। तो ये एक सिस्टमिक डिजीज है, पूरा बॉडी की बोन में असर होता है। और होता क्यों है? ये होता है इम्बैलेंस के कारण। एक तरफ मतलब बोन फॉर्मेशन कम होने जाना और दूसरी तरफ बोन का डिस्ट्रक्शन और रिजॉर्प्शन बढ़ जाना होता है। तो ये जो चीज़ है, इंडिया में देखा गया कि 5 लाख फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर खास करके डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस होता है। एंड 3 लाख ही फ्रैक्चर जो ओल्ड एज में होता है, आपके दादा दादी या नाना नानी, मैक्सिमम जो फ्रैक्चर होता है ही फ्रैक्चर, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बाकी और 5 लाख जो फ्रैक्चर है, अदर फ्रैक्चर बॉडी के, जैसे हाथ पैर का और कोलिस फ्रैक्चर जो रिस्ट में कॉमन होता है, माइनर ट्रॉमा से ये डायरेक्टली फ्रैक्चर हो जाता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण नहीं होता है। तो देखा गया टोटल 13 लाख फ्रैक्चर इंडिया में हर साल ऑस्टियोपोरोसिस के कारण ही हो रहा है। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं उसी की रिगार्डिंग बात करने जा रही हूँ। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कॉमनली होता है फीमेल मोर देन 60 ईयर। यूके में पाया गया कि मोर देन 70 to 80 ईयर्स में होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अपना सेहत का ध्यान रखते हैं। इंडिया में क्या है, ये आंकड़ा ज़्यादा है और ये 50 to 60 ईयर्स के लोगों में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को ही हो सकता है। अदर जो ये है कि इसमें से 50 to 60 ईयर्स में जो आंकड़ा देखा जाता है उसमें मेनली 80% ऑफ पेशेंट फीमेल होता है, क्योंकि फीमेल में कुछ हार्मोनल इश्यूज होता है आफ्टर मेनोपॉज। तो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल पेशेंट में ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? इसको कारण को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा बोन एक्चुअली बना कैसे होता है। हमारे बोन में मेन 3 सेल्स होता है, एक ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट जो होता है वो प्राइमरी सेल्स होता है जो बोन की कैल्शियम लेवल को सेंस करता है। अब मान लीजिए बोन की कैल्शियम लेवल ठीक है तो सारा फंक्शन ठीक चलता है। जैसे ही बोन की कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो क्या करते हैं, ये ऑस्टियोसाइट जाके ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट इन रिटर्न क्या करते हैं? अब कैल्शियम लेवल हमारे बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो फंक्शंस होता है, नर्वस सिस्टम फंक्शन मेंटेन रखना, मसल फंक्शन मेंटेन रखना, इवन कार्डियक एक्टिविटी को मेंटेन रखना, ये और भी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म फंक्शन होता है जो कैल्शियम डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगर ये कैल्शियम लेवल ब्लड में ना हो तो आप समझ सकते हो कि कितना एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाता है। तो इसलिए ये ब्लड लेवल पे कैल्शियम लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ये बाय हुक एंड बाय क्रुक हमें मेंटेन रखना ही है, जिसके तहत ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाता है तो बोन से कैल्शियम को रिजॉर्प्शन करके ब्लड में लाते हैं, ताकि बॉडी का इम्पॉर्टेंट फंक्शन मेंटेन रहे। तो अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज़ क्या हो रहा है? अल्टीमेटली बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। बोन में जो पोरस बन जाता है एंड अल्टीमेटली फ्रैक्चर रिस्क भी बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने बोला, आंकड़ा इंडिया में 13 लाख तक जा सकते हैं। तो अब दूसरा सेल है, ये है ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में। व्हाट अबाउट ऑस्टियोब्लास्ट? ऑस्टियोब्लास्ट है बोन फॉर्मिंग सेल। ये नॉर्मली एक्टिवेट रहते हैं बचपन से लेके शुरू करके, मतलब बर्थ से लेके शुरू करके बाय द एज ऑफ 25 to 30। आफ्टर 30 ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है, जो बोन फॉर्मेशन करता है, मतलब आप कैल्शियम ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो एंड बाकी मिनरल्स आपकी बॉडी में है, विटामिन डी सफिशिएंट है, तो ये ब्लड से लेके मोबिलाइज करके कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करते हैं, बोन मास को स्ट्रेंथन करते हैं। बट ये एज तक ही होता है, 25 और मैक्सिमम बोल सकते हो कि 30। आफ्टर 30 ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो उसके बाद आप
आपको अगर बोन स्ट्रेंथ मेंटेन रखना है तो ये चीज़ ऑस्टियोब्लास्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आपका ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, जो मैंने बोला, जो बोन रिजर्प्शन करते हैं, मतलब हड्डी से कैल्शियम निकाल के बोन एंड मिनरल्स निकाल के ब्लड में लाते हैं, तो ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी आपको कम रखना पड़ता है। तो ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होता है। इट इज़ इम्बैलेंस बिटवीन फॉर्मेशन एंड रिजर्प्शन और बोन डिस्ट्रक्शन। तो आइए अब जानते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर एक तो है फीमेल पेशेंट को ज़्यादा प्रोन है, क्योंकि एक विटामिन डी एंड बाकी जो बोन फंक्शन हार्मोनल लेवल पे भी डिपेंड करते हैं। तो आफ्टर मेनोपॉज फीमेल को हार्मोनल एक्टिविटी कम हो जाते हैं, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। फिर अब विटामिन डी डिफिशिएंसी, उसके कारण, क्योंकि जो कैल्शियम हम लेते हैं वो गट से लेके हमारे ब्लड तक पहुंचाना विटामिन डी का काम है, प्लस ब्लड से लेके बोन तक भी कैरियर जो चाहिए वो भी विटामिन डी है। तो आप समझ सकते हो विटामिन डी की लेकिंग से आप कितना भी कैल्शियम लो, कैल्शियम रिच डाइट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा है कि आप लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ सन एक्सपोजर, क्योंकि विटामिन डी हमारे स्किन पे सन एक्सपोजर से बनता है, ये सबको पता है। अगर नहीं भी पता है, ये आपके लिए जानकारी है कि विटामिन डी एटलीस्ट 5 मिनट्स डेली विटामिन डी ज़रूरी है हमारे जो सन एक्सपोजर से बनता है। प्लस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से क्या होता है कि मसल में स्ट्रेस पड़ता है, मसल में जब स्ट्रेस पड़ता है वो बोन में कैल्शियम डिपोजिशन में हेल्प करते हैं। तो अगर आप विटामिन डी भी लेते हो, कैल्शियम भी लेते हो, अगर एक्टिविटी नहीं है, एटलीस्ट मिनिमम एक्टिविटी लाइक वॉकिंग भी नहीं है, तो मतलब बोन स्ट्रेंथ करने में कोई काम नहीं आएगा। तो ये चीज़ है। बाकी अगर इस चीज़ को डिवाइड करते हैं कि कॉजेज़ क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, तो एक तो हो जाता है कि हमारा प्राइमरी कॉज, एक हो जाता है सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज में क्या है जो हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, कोई जैसे एज के साथ साथ जैसे मैंने बोला मेल एंड फीमेल दोनों में ही ऑस्टियोब्लास्टिक, मतलब कितना भी आप कोशिश करो बोन फॉर्मेशन नहीं हो सकता, एक्सेप्ट सम डिजीज कंडीशन लाइक बोन फॉर्मिंग ट्यूमर, उसमें हो सकता है, बट वो भी एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, जैसे सेकेंडरी कॉजेज में अगर आता है, जैसे कि सम मेटाबॉलिक डिजीजेस, हाँ, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब इसमें पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब जहाँ पे बोन का जो पैराथ हार्मोन है बॉडी में, ये भी एक थायराइड ग्लैंड के पीछे रहते हैं 2 ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसका हाइपर एक्टिविटी से पैराथ हार्मोन बॉडी पे ज़्यादा होता है। पैराथ हार्मोन का क्या काम है कि वो बोन से लेके कैल्शियम को ब्लड में ज़्यादा करते हैं। अब ब्लड में ज़्यादा हो तो वो यूरिन में एंड स्टूल में एक्सक्रीट कर जाता है, बट इसका ज़्यादा होने से यही होगा, उल्टा नहीं होगा। ऐसे ही उसका अपोनेंट जो हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, पैराथ हार्मोन बढ़ जाता है, कैल्सिटोनिन कम हो जाता है। तो बॉडी के लिए ये होता है कि कैल्शियम बॉडी में रुकते नहीं है या बोन फ्रेजाइल हो जाता है। फिर आते हैं कि कैंसर में क्या होता है, जैसे कि लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इवन ब्रेस्ट कैंसर। इनमें से देखा गया कि कॉमन जो मैट्स होते हैं, डिस्टेंट मैट्स, वो स्पाइन में और हिप में एंड पेल्विक बोन में होता है। जहाँ पे भी बोन मैट्स होता है उधर की बोन का रिजॉर्प्शन और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। एंड फाइनली क्या होता है, अल्टीमेट रिजल्ट इज बोन बिकम फ्रेजाइल एंड इवन पेशेंट को पहली बार कैंसर में पता नहीं चलता है, वो पता चलता है जब बोन मैट्स हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, तब पता चलता है फ्रैक्चर में। तो ये चीज है। तीसरा है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में बोन मेरो डिजीज है, जिसमें भी मेनली बोन मेरो एंड बोन डिजीज ही है। फिर आते हैं मेल न्यूट्रिशन, जैसे कि वेगन डाइट में भी कोई अगर ठीक से ध्यान ना रखे, कैल्शियम एंड विटामिन D3 एंड प्रोटीन की कमी से मेल न्यूट्रिशन से भी हमारा बोन फ्रेजाइल हो सकता है, और ये केसेस भी आया है। ओवर डाइटिंग भी अच्छा नहीं है। फिर आते हैं स्टेरॉयड अगर यूज़ हुआ हो बॉडी में, कोई बीमारी ऐसा कि जैसे ब्रोंकियल एस्थमा, COPD, इन्फ्लेमेटरी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज लाइक SLE, जोग्रीन, सोरियासिस, फिर किडनी डिजीज लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन सब में डॉक्टर को पेशेंट को मतलब लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉयड भी देना पड़ सकता है। तो स्टेरॉयड से भी ये हमारा ऑस्टियोपोरोसिस प्रोन हो सकता है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जैसे एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन। इवन देखा गया कि जो लोग एक्सेसिव मात्रा में कॉफ़ी लेते हैं उनमें भी ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन हो जाता है।
बाकी और लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ सन एक्सपोजर वो भी मॉडिफाइबल है। चाहे तो ये चीज़ को हम उस पर काम करके हम ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज मैं मतलब रिस्क फैक्टर तक ही बात करूँगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कॉजेज़ में और क्या है और कैसे डायग्नोसिस कैसे होता है और मैनेजमेंट कैसे करते हैं। थैंक यू।